नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है। आज की हमारी कहानी है विधवा माँ की ताकत। सुबह का वक्त था, यही कोई 10 बजे होंगे। अनुपमा फटाफट अपना काम निपटा रही थी। उसके मन में ढेरों विचार एक साथ चल रहे थे। तभी वह अपनी सास से बोली, मम्मी जी, मैं 4-5 दिनों के लिए मायके जा रही हूँ और वैसे मैंने कांता बाई से बोल दिया है, वह 4-5 दिन खाना बनाने के लिए आ जाएगी। सुबह का टिफ़िन पैक करके चली जाएगी और आपके लिए नाश्ता और दोपहर का खाना बना देगी। और वैसे भी 4-5 दिनों की बात है, फिर तो मैं आ ही जाऊंगी। अनुपमा अपनी सासू माँ को एक ही लहजे में बोले जा रही थी। तभी उसकी सासू माँ कमला जी बोली, तुम्हारे बिना भी हम सब कुछ कर सकते हैं बहू। अभी तो मेरे हाथ पैर चलते हैं। तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे तुम्हारे बिना दुनिया ही रुक जाएगी। और वैसे भी अब तुम्हारी माँ तो रही नहीं, फिर कौन सा मायका है ही कौन तुम्हारा, बस खाली दीवारें और खिड़कियाँ बची हैं। अपनी सासू माँ की बात सुनकर अनुपमा उदास हो गई और मन ही मन सोचने लगी कि जब माँ थी तब भी आप मुझे कौन सा मायके जाने देती थी। माँ के पास कभी 4 दिन भी नहीं रुकने दिया आपने। जब भी मेरे मायके जाने की बात आती तो आपका मुंह फूल जाता था। खैर, अपने ख्यालों से बाहर आई और बोली, मम्मी जी, चाहे मेरी माँ शरीर से हमारे साथ नहीं है, लेकिन उनका साथ आशीर्वाद हमेशा हम चारों बहनों के साथ रहेगा। माँ इस दुनिया में नहीं है तो क्या हुआ, लेकिन इस दिल में तो हमेशा ही रहेंगी। उस घर में केवल दीवारें ही नहीं हैं, मेरी माँ की यादें भी है। केवल खिड़कियाँ और दरवाजे ही नहीं हैं, मेरी माँ की खुशबू भी है। हम चारों बहनों ने तय किया है कि हम साल में 2 बार अपने मायके में इकट्ठी होंगे और माँ की यादों के साथ जिएंगे। इसलिए मेरी बहनें भी आ जाएंगी और मैं भी बच्चों को लेकर आज शाम को ही जा रही हूँ। अनुपमा अपनी चारों बहनों की सबसे बड़ी बहन थी और ससुराल की इकलौती बहू। वह जब 5वीं कक्षा में थी तभी एक सड़क दुर्घटना में उसने अपने पापा को खो दिया था। एक बेटे की चाह में उसकी 30 वर्षीय माँ एक के बाद एक 4 बेटियों की माँ बन गई थी। आजकल जिस उम्र में लड़कियां शादी कर रही हैं, उस उम्र में उसकी माँ 4 बेटियों के साथ विधवा हो गई थी। वह तो अनुपमा के पिताजी एक सरकारी कर्मचारी थे, इसलिए माँ की अनुकंपा के आधार पर सरकारी नौकरी लग गई थी। नहीं तो चारों बेटियों के साथ उसकी माँ या तो भीख मांग कर गुजारा करती या दूसरों के घरों में झाड़ू पोछा करती। माँ ने अपने दम पर अपनी चारों बेटियों की शादी की। कुछ अच्छे रिश्ते तो केवल इसलिए हाथ से निकल गए थे क्योंकि अनुपमा का कोई भाई नहीं था। इसलिए अच्छे घर वाले लोग आते तो थे, लेकिन यही कहकर वापस चले जाते थे कि बिन भाइयों की बहन है। लेकिन माँ हमेशा कहती थी कि मायका एक एहसास है जिसे तुम जब भी अपने माँ के घर आओगी महसूस कर सकती हो। जहाँ माँ से जन्मे बच्चे हो वही मायका होता है। माँ ने अपने रिटायरमेंट के बाद एक छोटा सा घर बनवाया था ताकि उनकी चारों बेटियां उनके जाने के बाद भी अपने मायके की याद में इस घर में हमेशा आती रहे। माँ ने मरने से पहले अपनी चारों बेटियों को बुलाकर कहा था कि बेटा, जब मैं नहीं रहूँगी तब यह घर ही तुम्हारी माँ होगी। जब भी मायके की याद आए यहाँ चली आना चारों बहनें। इस घर की एक एक चाबी रखना। खैर, शाम को अनुपमा के पति सुरेश जब ऑफिस से आया तो अनुपमा उन्हें चाय नाश्ता कराकर और अपने सास ससुर के पैर छूकर अपने दोनों बच्चों को लेकर मायके के लिए रवाना हो गई। बच्चों के साथ में सफ़र कब कट गया पता ही नहीं चला। घर पहुंचते ही उसने अपने पास की चाबी से माँ के घर का ताला खोला। सब चीज़ें करीने से लगी थी, सिर्फ थोड़ी धूल मिट्टी लग गई थी। अनुपमा ने सारे घर की सफाई की और अपनी बहनों का इंतज़ार करने लगी। एक एक कर चारों बहनें आ गई तो चारों बहनें पहले गले लगकर मिली और फिर अपनी माँ की तस्वीर के सामने खड़े होकर चारों बहनों ने एक साथ कहा कि माँ, हमारा मायका आज भी जिंदा है। कहते हुए चारों बहनों की आंखों में पानी आ गया। तभी दूसरे नंबर वाली बहन पूनम ने कहा कि देखो दीदी, हमारी माँ कितनी मजबूत थी। उनकी मजबूती उनके चेहरे से साफ दिखाई दे रही है। हाँ पूनम,
माँ एक मजबूत और आत्मविश्वासी औरत थी। उन्होंने कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाए थे। यह उनके आत्मविश्वास और ईमानदारी की चमक है। अनुपमा ने कहा। तभी तीसरी बहन निशा बोली, दीदी, माँ आलू के पराठे कितने अच्छे बनाती थी ना। माँ के हाथों में तो जादू था। कितनी ही कोशिश की मैंने, लेकिन आज तक माँ जैसे पराठे नहीं बना पाए। जब माँ थी तब मेरे आने से पहले ही माँ पराठे की सारी तैयारी कर लेती थी और फिर गर्मा गर्म इतने मुलायम पराठे बनाती थी कि मैं वहीं किचन में स्लैब पर रखकर पराठे खाने लगती थी। तभी माँ डांटती हुई कहती थी कि यहाँ गर्मी में खड़ी होकर मत खा, कमरे में जाकर आराम से बैठकर खा ले। यह सारी बातें सुनकर सबसे छोटी बहन रिया की आंखों में पानी आ गया, क्योंकि वह अपनी माँ की सबसे लाडली बेटी थी। रिया जब 3 महीने की भी नहीं हुई थी तभी उनके पापा उन सबको छोड़कर चले गए थे। तीनों बहनों को ससुराल चले जाने के बाद केवल रिया ही माँ के साथ रह गई थी। रिया और माँ दोनों ने ही घूम घूम कर इस ज़मीन को ढूंढा था और फाइनल किया था। तभी बड़ी बहन अनुपमा ने अपनी तीनों बहनों को गले से लगा लिया और बोली, चलो आज ये तुम्हारी अनुपमा दीदी तुम सबको माँ जैसे आलू के पराठे बनाकर खिलाएगी। लेकिन पहले दीदी कुछ चाय नाश्ता कर लेते हैं, फिर पराठे बनाते हैं। चाय की शौकीन दूसरी बहन पूनम ने कहा। हाँ चलो ठीक है, पहले चाय पी लेते हैं। चाय पीने के बाद अनुपमा ने आलू उबालने के लिए चढ़ा दिए। तभी पूनम ने किचन में घुसते हुए कहा, लाओ दीदी, आटा मैं लगा देती हूँ। तभी बाकी की दोनों बहनें भी किचन के गेट पर आकर खड़ी हो गई और बोली, दीदी हम कुछ मदद करें? दोनों ने पूछा, नहीं, एक तो किचन में 2 ही लोग आराम से खड़ी होकर काम कर सकते हैं और अगर तुम भी आ गई तो किचन भरी भरी लगेगी, और दूसरा तुम लोग बच्चों को देखो, वैसे भी हम दोनों ही बना लेंगे। अनुपमा ने कहा तो दोनों बहनें बाहर आकर बच्चों को देखने लगी। अनुपमा पराठे की तैयारी करती करती सोचने लगी कि जिस दिन माँ टिफ़िन में आलू पराठा देती थी उस दिन स्कूल में उसे भूखा ही रहना पड़ता था, क्योंकि अनुपमा का टिफ़िन जैसे ही खुलता था तो सारी फ्रेंड उन पर टूट पड़ती थी। जब घर पर आकर यह बात माँ को बताती तो माँ बहुत खुश हो जाती और कहती कि कल से ज़्यादा बना दिया करूँगी। अरे दीदी, कहाँ खो गई? कुकर ने सीटी दे दी और मेरे हाथ आटे से सने हुए हैं। पूनम ने कहा तो अनुपमा ने गैस बंद किया और कुकर ठंडा होते ही दोनों बहनों ने फटाफट आलू पराठा बनाने शुरू किए। एक पराठा बनते ही अनुपमा ने कहा, जा पूनम, पहले चटोरी रिया को बुला ले, सबसे पहले उसे ही पराठा खिलाते हैं, बच्चों को भी बाद में देंगे। रिया के आते ही अनुपमा ने पराठे पर घी लगाया और माँ के हाथ से बना हुआ नींबू का अचार निकालकर पराठे के साथ दे दिया। एक निवाला खाते ही रिया बोली, वाह दीदी, एकदम माँ के जैसा पराठा बनाया है। माँ के जैसा तो कभी ज़िंदगी में भी नहीं बना सकती छोटी। कहते हुए अनुपमा की आंखों में पानी आ गया। तभी पूनम बोली, दीदी, ये हर बात पर माँ की इतनी याद क्यों आ जाती है? अरे पगली, माँ कभी भूलती है क्या? जब तक सांसें हैं तब तक माँ और माँ की बातें ऐसे ही याद आती रहेंगी। चारों बहनों का खाना पीना हो गया तो चारों बहनों ने हॉल में ही चारों के लिए बिस्तर बिछा लिए। बच्चों को पहले ही सुला दिया था। माँ थी तब भी पांचों माँ बेटी एक जगह ऐसे ही सोती थी। तो माँ कहती थी कि मेरे बाद भी तुम चारों बहनें ऐसे ही मिलजुल कर रहना, कभी किसी के बहकावे में आकर अपने रिश्ते खराब मत करना। लेने देने में वक्त और परिस्थितियों के हिसाब से भले ही मुझसे 19-20 का अंतर हो गया हो, लेकिन प्यार तो तुम चारों से बराबर करती हूँ। एक माँ के लिए उसके सब बच्चे बराबर होते हैं। माँ, हम चारों हमेशा ऐसे ही रहेंगे। तुम ऐसी बातें क्यों करती हो? हम तुम्हें कहीं नहीं जाने देंगे, सबसे बड़ी बेटी अनुपमा कहती है। लेकिन माँ को कहाँ रोक पाई। माँ को हल्का सा बुखार ही तो हुआ था। अनुपमा ने तो सिर्फ माँ का हालचाल पूछने के लिए ही फ़ोन किया था। माँ की आवाज़ सुनी तो उसे माँ की तबीयत कुछ ख़राब लगी तो तुरंत माँ से मिलने आए और आकर अपनी माँ को अस्पताल लेकर गई। अस्पताल में एडमिट कराने के बाद उसने अपनी दूसरी बहन पूनम को फ़ोन करके बताया तो पूनम भी आ गई। टेस्ट होने के बाद पता चला कि माँ को ब्लड कैंसर हो गया। तब तक तीसरी बहन निशा भी माँ से मिलने आ गई थी। डॉक्टर माँ का इलाज शुरू करते उससे पहले ही माँ
दूसरी दुनिया के सफ़र पर निकल गई थी। सबसे छोटी बहन, जो कि दूसरे शहर में होने की वजह से वह समय पर नहीं आ पाई और जब तक पहुंची तब तक माँ को गहरी नींद में सोए हुए पाया। रिया को आज भी इस बात का मलाल था कि मैं अंतिम समय में माँ के साथ नहीं थी। दीदी, नींद नहीं आ रही, रिया ने कहा तो बाकी तीनों बहनें भी बोली। ऐसा कहकर चारों बहनें एक के बाद एक उठकर बैठ गई। दीदी, मैंने पापा को कभी नहीं देखा। जब पापा चले गए थे तब माँ ने कैसे हम सबको संभाला? रिया ने पूछा। मैं भी छोटी थी, लेकिन वक्त ने समझदार बना दिया था। मुझे आज भी याद है कि माँ तुझे गोदी में उठाए और हम तीनों को साथ लेकर रोते रोते दादी की हवेली से बाहर निकली थी और हम सबको साथ में लेकर वापस शहर आ गई थी। अनुपमा ने बताया तो निशा बोली, दीदी, माँ रात भर जागकर कुछ पढ़ती रहती थी। हाँ, माँ को पापा की जगह नौकरी जो चाहिए थी। माँ की शादी जल्दी हो गई थी। पापा के जाने के बाद माँ ने 10वीं पास की थी। बताते बताते अनुपमा रोने लगी। इतनी बहादुर माँ की बेटी कमज़ोर क्यों पड़ रही है? पूनम ने अपनी बड़ी बहन अनुपमा को गले से लगाते हुए कहा। अनुपमा, दीदी आपको इतनी पुरानी बातें कैसे याद हैं? रिया ने पूछा तो अनुपमा ने कहा कि माँ से ही कभी सुना था और अब सो जाओ। चलो, मुझे तो अब नींद आने लगी है। और हाँ, मैं तो बताना ही भूल गई कि कल चाची आने वाली है। बेचारी बड़ी परेशान है। चारों बहनें निद्रा रानी की गोद में समा गई थी, क्योंकि माँ की गोद तो अब उनके नसीब में नहीं थी। अरे माँ, सुबह सुबह भगवान को क्यों परेशान कर रही हो? पूजा करती हुई घंटी बजाने की क्या ज़रूरत है? निशा ने सुबह तकिए में अपना सर घुसाते हुए कहा और फिर एकदम से उठ खड़ी हुई कि माँ तो अब है ही नहीं। अभी निशा सोच ही रही थी, पूजा वाले कमरे से अनुपमा बाहर आई। जैसे ही निशा ने कहा, कब तक सोती रहेगी, उठकर फ्रेश हो जा। पूनम, चाय बना रही है, जल्दी से, नहीं तो चाय ठंडी हो जाएगी। हम लोग तो एक बार पी चुके हैं। चाची जी आने ही वाली होंगी। निशा, दीदी, आपका ससुराल में काम कैसे चलता होगा? आपकी सुबह देर तक सोने की आदत ही नहीं गई। बाथरूम से अभी अभी नहा कर आए, अपने बाल सुखा रही रिया ने कहा। रिया, ससुराल अच्छे अच्छों को सुधार देता है, फिर निशा की तो बात ही क्या है? पूनम ने हंसते हुए कहा। क्या सोचने लगी? जल्दी कर। चुपचाप सबकी बातें सुन रही निशा से अनुपमा ने पूछा। कुछ नहीं, बस ऐसे ही, निशा ने अपने बिस्तर समेटते हुए कहा। पूनम बोली, जानती हूँ तुझे माँ की याद आ गई। चारों बहनों ने फटाफट मिलकर घर के काम निपटाए और बच्चों को भी खिला पिलाकर दिया। लंच की तैयारी भी कर दी थी ताकि चाची के साथ आराम से बैठकर गप्पे लड़ा सके। अनुपमा ने अपनी चारों बहनों की पसंद को ध्यान में रखकर बेसन के गट्टे भरवा मिर्च बनाई थी। उसकी कोशिश थी कि छोटी बहनों को माँ की कमी महसूस ना हो पाए। भगवान खुद हमारी देखभाल नहीं कर सकते, इसलिए तो माँ को बनाया, और जब माँ भगवान के पास चली गई तब बड़ी बहन को ही माँ का दर्जा दिया। यह सब सोचकर उसने अपनी तीनों बहनों को की पसंद का खाना बनाया। और वैसे भी अनुपमा ने अपनी छोटी बहन रिया को तो पाला था, क्योंकि बचपन में ही बाप का साया उठ जाने और माँ के संघर्ष ने अनुपमा को कब बड़ा कर दिया और परिपक्व बना दिया, पता ही नहीं चला, उसे याद ही नहीं था। माँ अपनी ज़्यादातर परेशानियाँ उसी से शेयर करती थी। माँ ने मरने से पहले उससे कहा भी था कि अनुपमा, तू ही वह डोर है जो मेरी माला के चारों मोतियों को पिरो कर रखेगी। तुम चारों बहनें हमेशा एक रहना और एक दूसरे का सुख दुख में साथ देना। माँ, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, घर वापस लौटने की सोचो, अनुपमा ने कहा। तो माँ बोली कि बेटा, तेरे ताऊ जी हमेशा मुझे यही ताने सुनाते रहते हैं कि देखना, बिन भाई की तेरी बेटियाँ तेरे जाने के बाद पीहर की दहलीज को तरसेंगी। उनको चिढ़ होती थी कि मैंने उनके बड़े बेटे को गोद क्यों नहीं लिया। यह सब बातें बाद में करेंगे माँ, मुझे सब पता है। हमें तुमसे कोई शिकायत नहीं है। मायका क्या केवल भाई से ही होता है? मायका तो माँ के जन्मे बच्चों से भी हो सकता है, वह चाहे बेटा हो या बेटी। तुमने बिल्कुल सही निर्णय लिया था, अनुपमा ने माँ का हाथ अपने हाथों में लेते हुए कहा था। न जाने कब इतनी समझदार हो गई मेरी बच्ची, माँ ने अनुपमा का गाल को सहलाते हुए कहा था। अनुपमा ने अपने गाल पर हाथ लगाया, मानो वहाँ अभी भी माँ का स्पर्श मौजूद है।
तभी किचन से बाहर आई। अनुपमा दीदी, आटा गूँथ दिया है, जब खाना खाना होगा तब रोटियां सेक लेंगे। हाँ हाँ चल, बाहर चलकर बैठते हैं, अतीत से वर्तमान में लौटकर अनुपमा ने कहा। तब तक दरवाजे की घंटी भी बज गई। शायद चाची आ गई। रिया ने जाकर गेट खोला। चारों बहनों ने चाची का अभिवादन किया और उसके बाद चाची को घेर कर बैठ गई। अनुपमा के पापा 3 भाई थे और उसके पापा बीच के भाई थे। अनुपमा के ताऊ जी के 3 बेटे थे और चाचा जी के सिर्फ 2 ही बेटियां थीं। तो अनुपमा के चाचा ने ताऊ जी के एक बेटे की नमन को गोद ले लिया था। जब चाचा नहीं नमन को गोद लिया था तब नमन को इतनी समझ भी नहीं थी कि असली माता पिता कौन हैं, तो वह इसीलिए हमेशा अपने माता पिता से ही ज़्यादा प्रेम करता था। नमन की शादी के बाद तो चाची की हालत बहुत ही बिगड़ गई, क्योंकि अनुपमा भी कभी कभी उसकी माँ बताया करती थी। चारों बहनों को एक साथ देखकर चाची ने आंखों में आंसू भरते हुए कहा कि भाभी ने बड़े भाई साहब के सबसे बड़े बेटे रमेश को गोद न लेकर बिल्कुल सही किया। आज आप चारों बहनों को भाभी जी के संजोए ख्वाबों जैसे आशियाने में खुश और संतुष्ट देखकर मन प्रफुल्लित हो गया। काश मैंने भी भाभी जी की बातों को सुना होता। चाची, आपकी बेटियों को भाई तो मिल गया, हम बेचारी जैसे बिन भाई की तो नहीं हैं, पूनम ने कहा, क्योंकि पूनम का स्वभाव ही ऐसा था कि वह खाए बिना रहे लेकिन कहे बिना ना रह पाए। तभी अनुपमा ने आंखों ही आंखों में पूनम को चुप रहने का इशारा किया और अपनी चाची से बोली कि चाची, आप इसकी बातों का बुरा मत मानना, यह तो ऐसे ही कहती रहती है। नहीं अनुपमा बेटी, पूनम सही तो कह रही है। भाभी जी ने मुझे जब समझाया था तब भी मैंने यही कहा कि भाभी जी जितनी बहादुरी और हिम्मत मुझमें तो कभी भी नहीं थी। मुझे आज भी वह दिन याद है जब भाभी जी ने रमेश को गोद लेने से इनकार कर दिया था। चाची ने कहा। अनुपमा बोली, हाँ चाची, अब बताओ ना, उस दिन क्या हुआ था। तभी चाची बताने लगी कि भाई साहब की मृत्यु के बाद उनके शव को अपने गांव ले जाया गया। अंतिम संस्कार की सभी गतिविधियां वहीं से होनी थी। 11वें दिन बड़े भाई साहब कहाँ से एक शपथ पत्र बनवा कर ले आए और लाकर भाभी जी को कहा, इस पर हस्ताक्षर कर दो। तो भाभी जी ने कागज़ हाथ में लेते हुए पूछा कि इसमें क्या लिखा है। तभी बड़े भाई साहब ने कहा कि कुछ नहीं, तुम रमेश को गोद ले रही हो, बस यही लिखा है। अब तुम्हें और तुम्हारी बच्चियों को हमें ही तो संभालना है। उन 11 दिनों में घर में खर्च एक एक पैसा आपकी मम्मी ने दिया था, यानी कि भाभी जी ने ही दिया था। बड़े भाई साहब किसी न किसी बहाने से आपकी माँ से पैसे मांगते रहते थे। जिस भाई ने अपने भाई की अंत्येष्टि में 1 रुपया तक खर्च नहीं किया, वह वाला उसकी बीवी और बच्चियों को क्या देखभाल करता। यह बात शायद भाभी को अच्छे से समझ थी, इसलिए उन्होंने कहा, नहीं भाई साहब, अगर मेरी किस्मत में बेटा होता और मेरी बच्चों की किस्मत में भाई होता तो भगवान मेरी गोद में 4 बेटियां डालता ही क्यों। माँ ताऊ जी से बात करती थी? अनुपमा ने पूछा। अनुपमा, परिस्थिति ही ऐसी बन गई, नहीं तो पहले के ज़माने में जेठ और ससुर से कहाँ बात करती थी। उसके बाद तो मैं भी करने लग गई थी, चाची ने कहा। तो छोटी बहन रिया बोली, फिर क्या हुआ चाची? पहले कुछ चाय नाश्ता तो हो जाए, फिर सुनते हैं, निशा ने उठते हुए कहा। निशा बेटी, आपने तो मेरे मुंह की बात छीन ली, चाची ने हंसते हुए कहा। तो निशा चाय बनाकर ले आई। तभी चाय में बिस्किट डुबोते हुए रिया ने पूछा कि फिर आगे क्या हुआ चाची, बताइए ना। तभी चाची बोली कि भाभी जी ने जब रमेश को गोद लेने से इनकार कर दिया तो बड़े भाई साहब के मुंह से असली बात निकल गई थी। क्या? रमेश को गोद नहीं लेगी तो अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन कैसे करेंगे? और तेरे पति की नौकरी की जगह दूसरी नौकरी मेरा बेटा रमेश ही तो करेगा। और कल पगड़ी की रस्म भी होनी है, तो रमेश को ही तो पगड़ी बांध देंगे। भाभी जी समझ गई थी कि अगर नौकरी रमेश को मिल गई तो भाभी जी और आप 4 बहनों की दर दर की ठोकरें खानी पड़ेंगी। इसलिए उन्होंने साफ साफ बोल दिया कि नहीं, मैं रमेश को गोद नहीं लूँगी। रही अनुकंपा नियुक्ति की बात, तो उसके लिए मैं आवेदन करूँगी, भाभी जी ने दृढ़ता से कहा। तभी पूनम ने पूछा कि चाची,
माँ उस कठिन दौर में भी इतनी मजबूत कैसे बनी रही। तेरे जैसी कमज़ोर थोड़े थी जो हर बात में आंसू बहा दे। अपने कर्तव्य को निभाना जानती थी तो अपने अधिकारों के लिए लड़ना भी जानती थी माँ, रिया ने कहा। तो अनुपमा बोली, तुम दोनों चुप करो। आगे क्या हुआ चाची, बताओ ना, आगे क्या हुआ। बेटी, बड़े भाई साहब ने व्यंग से कहा कि पगड़ी के दर्शन का क्या, वह तो तू भी पहन लेगी। क्या वह भी तो पहन लेगी। तभी भाभी जी ने बिना डर कि दृढ़ शब्दों से कहा कि हाँ भाई साहब, अगर आपको कोई दिक्कत नहीं हो तो वैसे भी उनकी बची हुई सारी जिम्मेदारियां मुझे ही उठानी है। चाची ने कहा कि अनुपमा बेटी, ऐसी बातें सुनकर औरत ही नहीं कोई पुरुष भी डर जाए, क्योंकि पगड़ी की रस्म में समाज के पंच आते हैं, नाते रिश्तेदार आते हैं, बिरादरी वाले आते हैं। लेकिन भाभी जी तो पता नहीं किस मिट्टी की बनी हुई थी जो किसी से नहीं डरती थी। हाँ चाची, तभी तो माँ ने अपनी वसीयत में अपना अंतिम संस्कार करने का अधिकार हम चारों बहनों को ही दे दिया, अनुपमा ने कहा। तभी चाची आगे की बात बताती हुई बोली कि फिर पता है कि बड़े भाई साहब ने क्या किया। उन्होंने कहा कि इसका दिमाग खराब हो गया है, आज तक कभी औरतों को पगड़ी बंधी है जो इसको बंधेगी। भाई साहब ने गुस्से में कहा तो भाभी जी ने भी कह दिया कि भाई साहब चाहे कुछ भी हो, लेकिन मैं रमेश को गोद नहीं लूँगी। तभी भाई साहब ने अंतिम पैतरा इस्तेमाल करते हुए कहा, अरे तू तो 10वीं पास भी नहीं है, तेरी नौकरी नहीं लग सकती। तो भाभी जी बोली कि मैं 10वीं पास कर लूँगी। हाँ, सरकार तेरे लिए ही इंतज़ार करेगी कि कब महारानी जी 10वीं पास करें और कब उन्हें नौकरी दें। भाई साहब, मैं इसी साल 10वीं पास कर लूँगी, भाभी जी ने कहा। तो बड़ी भाभी जी यानी कि तुम्हारी ताई जी ने कहा कि आज तक इस घर में किसी औरत ने नौकरी की है जो तू करेगी। माफ़ करना भाभी जी, लेकिन आज तक इस घर की कोई औरत भरी जवानी में विधवा भी नहीं हुई है। आपकी माँ ने भी कह दिया। आपकी माँ की सख्त लहजे और आत्मविश्वास ने बड़े भाई साहब और बड़ी भाभी जी को घुटने टेकने के लिए विवश कर दिया था। तभी अनुपमा ने पूछा कि फिर पगड़ी की रस्म का क्या हुआ चाची। चाची ने बताया कि बेटी, पगड़ी की रस्म का सारा ठीक रहा। बड़े भाई साहब ने तुम्हारी माँ के सर पर फोड़ दिया था। फिर तुम्हारी माँ घूंघट निकाल कर सब पंचों के बीच जाकर खड़ी हो गई और हाथ जोड़कर बोली, अमन को पगड़ी की रस्म हो, इसमें मुझे कोई ऐतराज़ नहीं है, लेकिन मैं उसे गोद लेकर अपनी बच्चियों का गला नहीं घोट सकती। हाँ, अगर सभी पंच यह लिख कर दें कि मेरी और मेरी बच्चियों के पालन पोषण करेंगे, तभी मैं गोद लेने का विचार कर सकती हूँ। पंचों की कहाँ इतनी हिम्मत थी कि 4-4 बच्चियों के भरण पोषण की जिम्मेदारी लेते। सब लोग एक एक करके निकल गए। तभी अनुपमा ने पूछा कि चाची, माँ ने पगड़ी बांधी क्यों नहीं। पगड़ी, माँ पहले ही इतनी क्रांति कर चुकी थी, इसलिए उन्होंने पगड़ी ना बांधने का निश्चय किया। वाकई में उस दिन मेरा दिल चाहा अभी जाकर भाभी जी को कह दूं कि वाह मेरी झांसी की रानी, तूने कमाल कर दिया, लेकिन समय की नज़ाकत देखकर चुप रह गई। आपकी माँ जैसी हिम्मत बहुत कम लोगों में मिलती है बेटी। हाँ चाची, बिल्कुल सही कह रही हो आप। हम चारों बहनें तो माँ के चरणों की धूल भी नहीं हैं, अनुपमा ने कहा। तो चाची बोली, अरे नहीं अनुपमा बेटी, आप चारों बहनों में भी अपनी माँ की जैसी हिम्मत है। आपकी माँ की हिम्मत आप लोग ही तो थे। भाभी जी, आप चारों को अकेले छोड़कर नौकरी पर जा पाती थी, नहीं तो बेटियों की माँ का फिक्र एक माँ ही समझ सकती है। आप चारों में भी बहुत हिम्मत है बेटी। भाभी जी के अंतिम संस्कार के समय क्या कम हंगामा हुआ था। तब भी आपके ताऊजी के तीनों बेटे एक तरफ हो गए थे और आपके चाचा जी तो कभी कुछ बोलते ही नहीं थे। लेकिन तभी आप चारों बहनों ने कह दिया था कि हमारी माँ थी तो अंतिम संस्कार भी हम ही करेंगे। हाँ चाची, रमेश भैया तो नाराज़ होकर चले ही गए थे, ऐसा कहकर कि अगर लड़कियां मुखाग्नि दे सकती हैं तो कंधा भी लड़कियां ही दें। वही तो, तब रिया ने तो बोल ही दिया था कि आत्मा न नर है न नारी, जो बेटे जिंदा रहते हैं माँ बाप का जीवन नर्क बना देते हैं। उनके हाथों से मुखाग्नि मिलने पर माँ बाप को स्वर्ग भला कैसे मिल सकता है। हमारी माँ की अंतिम इच्छा तो हम चारों बहनें ही पूरी करेंगी। बहादुर माँ की बहादुर बेटियाँ हैं।
आप। चाची बातें करते करते वक्त का पता ही नहीं चला। चलो लंच कर लेते हैं, सब तैयारी कर रखी है, अनुपमा ने कहा। तो चाची बोली, आप लोग बैठो, मैं रोटियां सेक देती हूँ। माँ नहीं तो चाची के हाथों से ही गरम गरम रोटी खा लो। वैसे भी हम औरतों को गरम रोटी कहाँ नसीब होती है। क्यों नहीं चाची? नमन भैया की पत्नी, आपकी बहू, क्या नाम है उसका, बनाकर नहीं खिलाती क्या? पूनम ने पूछा। अरे पूनम, उसकी तो बात ही मत करो। वह तो मुझसे सीधे मुंह बात भी नहीं करती। वह तो बड़ी भाभी जी के कहने में ही चलती है। उसके दिमाग की टावर का सिग्नल तो हमसे मिलते ही नहीं हैं। नमन को गोद लेना हमारी सबसे बड़ी गलती थी। आप चारों बहनों की माँ के बाद भी मायका तो बना हुआ है। आज चारों बहन कितनी खुशी से अपनी माँ की बनाए घर में बैठी हो। भाभी जी की आत्मा आपको देखकर कितनी प्रफुल्लित हो रही होगी। चाची, यह सब बातें छोड़िए, मैं और पूनम रोटी बना लेंगे और आप सब बैठकर खा लेना। बहू नहीं तो बेटियों के हाथ का ही खाना खा लेना। बहुत मनाने के बाद चाची मान गए। फिर अनुपमा और पूनम ने सबके लिए फटाफट रोटी सेकना शुरू किया। सब लोगों ने एक साथ साथ बैठकर खाना खाया। खाना खाने के बाद चाची ने कहा कि अनुपमा, बहुत देर हो गई है, अब मुझे चलना चाहिए। आप चारों बहनों को आज एक साथ अपने मायके में देखकर बहुत प्रफुल्लित हूँ। आज आपने सही में साबित कर दिया कि माँ की बच्चों से हमेशा मायका बना रहता है, फिर चाहे वह बच्चा बेटा हो या बेटी। आपकी इसी मायके में मेरी इस दुनिया से जाने के बाद अपनी दोनों चचेरी बहनों को भी जगह दे देना। चाची ने अपनी भरी हुई आंखें पूछते हुए कहा। कैसी बातें करती हो चाची, हम 4 नहीं 6 बहनें हैं, अनुपमा ने कहा। तो चाची ने कहा कि चलो ठीक है बेटी, अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखना, अब मैं चलती हूँ। चाची अपना बैग उठाकर चली गई थी। चारों बहनें चाची को जाते ही देख रही थी। चारों बहनों ने आंखों ही आंखों में एक दूसरे को देखा, मानो कह रही हो कि हम चारों बहनें एक दूसरे के लिए मिसाल हैं। तभी अनुपमा ने घर के अंदर आते हुए रिया से पूछा कि कल तेरी ट्रेन कितने बजे की है? पैकिंग कंप्लीट कर लेना, रास्ते के लिए मैं आलू के पराठे बना दूंगी। क्योंकि रिया की ससुराल का सफ़र ही दूर का था, बाकी सब तो एक ही शहर में रहने वाली थी। रात को चारों बहनें देर तक बातें करती रही। तभी टिंकू बोली, दीदी 5 दिन कब निकल गए पता ही नहीं चला। अब फिर से महीने बाद मिलना होगा। हाँ रिया, हम अपनी माँ से किया हुआ वादा कभी नहीं तोड़ेंगे, कहकर अगले दिन चारों बहनें अपनी माँ की तस्वीर के सामने हाथ जोड़कर बोली, माँ, आपने सही कहा था कि मेरे जाने के बाद यह घर ही आपकी माँ है। यहाँ आए तो ऐसा ही लगा जैसे आप हमारे साथ ही हो। कहते हुए चारों की आंखों में पानी भर गया। चारों बहनें गले से मिली और फिर 6 महीने बाद मिलने का वादा करके चारों अपनी अपनी ससुराल के लिए निकल पड़ी। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद।